क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बन जाने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन में। तो पिछली क्लास में हमने कई सारे कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर बात किया था, ठीक है। तो अब पहले आप मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है सही क्रम, व्हाट इज द राइट सीक्वेंस इन दिस सेल साइकिल। सेल साइकिल में जो चार अवस्थाएं होती है, चार फेजेस होती हैं, उनका सही सीक्वेंस क्या है आपको बतलाना है। मतलब सही सीक्वेंस का मतलब है एक सेल की ग्रोथ की शुरुआत से लेकर उसके डिवीजन होने तक का टाइम पीरियड जो है वो एक सेल साइकिल है। तो उसमें आपको अकॉर्डिंगली जो है चारों फेजेस को अरेंज करके बतलाना है, ठीक है ना। मुझे मालूम है कि आप में से कई बच्चों को याद होगा, तो तब भी मैं चाहता हूं कि आप आंसर करें ताकि याद रहे, कभी भूले ना। दूसरा आपको यह बताना है कि इन चारों अवस्थाओं में से कितनी अवस्थाएं ऐसी जिनको हम इंटरफेज में शामिल करते हैं। किसमें शामिल करते हैं? इंटरफेज में शामिल करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे तो और सारे क्वेश्चन भी आपसे करते हुए चलेंगे। तो अभी हम अपने मुद्दे पर आते हैं। हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि सेल को ग्रोथ करना है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको ग्रो करना है। तो कोई भी जीव का जन्म जो है वो एक सिंगल सेल से होता है, जाइगोट से होता है। वो जाइगोट लगातार डिवाइड करता है, एम्ब्रियो बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो मैंने कहा था मेन डिवीजन ऑफ ग्रोथ माइटोसिस है, रिपेयर का डिवीजन माइटोसिस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिवीजन चाहिए पड़ता है वो होता है मियोसिस। बात किया था इस पर हमने, ठीक है ना। क्लियर? फिर मैंने कहा था कि एक सेल के बनने से लेकर उसके डिवाइड होने तक, यानी एक सेल के बनने से लेकर उसके डिवाइड होने तक का जो टाइम पीरियड होता है वो उस सेल का अपना एक जीवन चक्र होता है, उस सेल का अपना एक लाइफ साइकिल होता है, जिसको हम सेल साइकिल कहते हैं, ठीक है। सेल साइकिल को हॉवर्ड और पेरेट ने चार अवस्थाओं में बांटा, जीवन फेज, एस फेज, G2 फेज और एम फेज के। तो उसमें से जीवन फेज, एस फेज, G2 फेज को हम मिलाकर बोलते हैं इंटरफेज। और इंटरफेज में सेल बेसिकली अपनी ग्रोथ करती है, अपने सारे सेलुलर कंपोनेंट्स को दुगना करती है, बढ़ाती है, अपने डीएनए का वो डुप्लीकेशन करती है। और एम फेज में सेल क्या करती है? वो अपने आप को डिवाइड कर लेती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है आपसे अगला, यदि एक टिपिकल ह्यूमन सेल के जो एनसीईआरटी में रखा उसके अकॉर्डिंग बात करें, एक टिपिकल ह्यूमन सेल के हम सेल डिवीजन को समझें तो उसको डिवाइड करने में कितना वक्त लगता है, कि हाउ मच टाइम, कितना समय जो है एक ह्यूमन सेल डिवाइड करने में लेती है, कि और उस टाइम पीरियड में इंटरफेस कितना होता है, और एम फेज कितना होता है, ये आप मुझे बताएंगे। याद रखना बेटा, एनसीईआरटी में दिए गए जितने भी डेटा है ना, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है, ठीक है। एक ह्यूमन सेल कितने समय में डिवाइड करती है और उस समय को आप इंटरफेज में और माइटोटिक फेज में डिवाइड कर मुझे बताएंगे आपके। और यह भी बताएंगे आप कि ईस्ट की सेल को डिवाइड करने में कितना वक्त लगता है, ईस्ट की सेल को डिवाइड करने में कितना वक्त लगता है, यह भी आप बताएंगे। सब बताया हुआ है मैंने पिछली क्लास में, ठीक है ना। आंसर चाहिए, देखना मत, कॉपी पलट के देखना नहीं, याद है तो आंसर करना, नहीं याद है तो क्वेश्चन आगे क्वेश्चन लगा देना, नहीं मालूम, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूं बेटा कि आपको क्लास वाला फील आए, है ना। तो आप वहां पे मुझसे ऐसे क्योंकि आप चाह रहे हैं कि भाई सर लाइव सेशन ले, तो भाई देखो लाइव सेशन में बहुत चैट में बहुत डिस्टर्बेंस होता है, तो आई एम नॉट इन सपोर्ट, क्योंकि उसमें मेरे पढ़ाने में मुझे डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है ना। चलिए, तो अभी क्या बात कर रहे हैं हमने, ये देखा हमने, तो हम समझ गए कि इंटरफेज में सेल ग्रोथ करती है, जीवन फेज, एस और G2 फेज शामिल है, एम फेज में सेल अपने आप को डिवाइड करती है, ठीक है। क्लियर? अब सेल साइकिल को हमने दो अवस्थाओं में बांटा हुआ है, इंटरफेज में और माइटोटिक फेज में। इंटरफेज में और माइटोटिक फेज में इसको हमने डिवाइड किया हुआ है बेटा, क्या? एक इंटरफेज, दूसरा है माइटोटिक फेज, ठीक है। इंटरफेज को हमने जो है वो इंटरफेज में तीन अवस्थाएं शामिल है बेटा, जीवन फेज, एस फेज और G2 फेज। जीवन फेज बोले तो गैप फर्स्ट फेज, ठीक है। G2 फेज बोले तो गैप 2 फेज, और एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज। क्लियर? ठीक है। किसका सिंथेसिस? डीएनए का सिंथेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट सेल के अंदर कौन है? बॉस से इंपॉर्टेंट कोई हो सकता है क्या? नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट तो बॉस है, वो है डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी क्या लिखता है? जीवन फेज
करस्पॉन्ड टू द इंटरवल। अब देखो जीवन फेज किन किन दो अवस्थाओं के बीच में, अब देखो बेटा ध्यान से बात सुन के, कोई भी साइकिल है, मैंने कहा जीवन फेज, एस फेज, G2 फेज, एम फेज, देन फिर जीवन फेज, नई बनी सेल फिर जीवन फेज में आ जाएगी। तो क्या पूछा मैंने, आप पूछा कि जीवन फेज किसके बीच में है, तो हम बोलेंगे माइटोटिक फेज, और एस फेज के बीच में क्या है, वो जीवन फेज के। तो क्या लिखा है एनसीईआरटी में, जीवन फेज का मतलब है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब जो माइटोटिक फेज है, माइटोसिस हुआ है, और उसके बाद जो डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत होने के बीच में जो टाइम गैप है, यानी माइटोसिस होने के बाद में डीएनए रेप्लिकेशन इमीडिएटली नहीं होता है। क्यों इमीडिएटली नहीं होता है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए तैयारी करनी पड़ती है। डीएनए रेप्लिकेशन इज ए वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस के, डीएनए रेप्लिकेशन में हमको एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा, हमें एंजाइम का रिक्वायरमेंट होगा। कौन सा एंजाइम बोलेंगे तो डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। वी नीड न्यूक्लियोटाइड, हमें न्यूक्लियोटाइड का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर, यानी डीएनए रेप्लिकेशन कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, उसमें देयर आर मल्टीपल एंजाइम लगते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज। और यदि हम कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दें तो एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। तो भैया डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत करने के पहले हमको एंजाइमों को भी तो बनाना पड़ेगा भाई। हर बार सेल में जो है वो, जब आपको डीएनए को रेप्लिकेट करना है, इतना लंबा डीएनए है, इतना बड़ा डीएनए है, उसको आपको डुप्लीकेट करना है, तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए पड़ेगी, एंजाइम्स चाहिए पड़ेंगे के। तो वो सब कब बनेगा, वो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। कोई भी चीज घटती है तो उसकी तैयारी करते हैं नहीं करते हम के, भाई एग्जाम देंगे तो भी तैयारी करेंगे उसकी, हम के घर में शादी विवाह फंक्शन होगा उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो सेल भी क्या बोलती है, सेल कहती है कि भैया हमारे घर में एक बड़ा फंक्शन होने वाला है, डीएनए डुप्लीकेट होने वाला है, तो उसके लिए तैयारी करो। पहले क्या तैयारी करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा पहले जो एसेंशियल न्यूक्लियोटाइड है वो इकट्ठे करो, जो प्रोटीन चाहिए वो इकट्ठे करो, जो एंजाइम चाहिए उनको बनाओ, ठीक है ना। तो ये सारा काम कब होता है, वो जीवन फेज में होता है। तो जीवन फेज इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फेज। यदि जीवन फेज में जो है गड़बड़ हो जाए, यदि जीवन फेज में पर्याप्त मात्रा में केमिकल ना बन पाए, यदि जीवन फेज में कोई फॉल्ट हो जाए, तो क्या डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा। और यदि डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा तो क्या सेल डिवाइड करेगी, सेल डिवाइड नहीं करेगी, ठीक है, क्लियर। तो जीवन फेज में इस बात की तैयारी की जाती है कि डीएनए को हमें डुप्लीकेट करना है। यानी कई बार सेल सोचते थे, सर सेल ने कहा देखो भैया ऐसा है, हम तो हार्ट सेल हैं, क्या है, हम हृदय कोशिका हैं, हमको अब डिवाइड नहीं करना, हमने जो करना था कर लिया, जब कभी डैमेज होगी कोई सेल तब देखेंगे, अभी नहीं करना। तो वो सेल कहां चली गई, उसको जीवन फेज में बोला कि भैया हमारे घर में कोई फंक्शन नहीं है, तो अभी डीएनए को रेप्लिकेट करने की तैयारी हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब सेल जो है वो जीवन फेज से निकल के बाहर निकल गई। उसने बोला अभी हम इस चक्र से बाहर निकल रहे हैं, हम ये साइकिल से बाहर निकल रहे हैं। हमने बोल दिया सेल चली गई G0 फेज में। कहां चली गई, वो G0 फेज में चली गई, क्वाशेंट स्टेज, शांत अवस्था। सेल ने बोला अभी हम शांत बैठेंगे, कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम अपना पावर ऑफ डिवीजन वापस ले लेंगे, हम के वापस से हम एक्टिवेट हो जाएंगे, अभी लेकिन जरूरत नहीं हमको, अभी हम शांत बैठेंगे। आ रही बात समझ में, मतलब जीवन फेज। अब देखो जो छोटी छोटी बातें छिपी हुई बेटा उनको समझना। जीवन फेज किसके बीच का समय अंतराल है, तो हमने कहा माइटोसिस से लेकर डीएनए के रेप्लिकेशन के बीच करने के बीच में, यानी डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत के बीच में एक टाइम गैप होता है, उसे हम जीवन फेज कहते हैं। और इस समय सेल जो है वो अपनी बड़ी सारी तैयारी करती है डीएनए को डुप्लीकेट करने के लिए। तो कोई अब एग्जामिनर बहुत तेज होता है, एग्जामिनर जो है वो दुश्मन है हमारा, वो हमारे लिए क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है ताकि आप फंस जाएं उस क्वेश्चन में, और हमें कमांडोज हम फंसेंगे नेट के, चाहे कोई चक्रव्यूह है फोड़कर बाहर आएंगे, अंदर भी जाएंगे बाहर भी निकलेंगे, ठीक है ना, मतलब हम फंसेंगे नहीं। तो वो पूछता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए पॉलीमरेज इज सिंथेसाइज्ड। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए का रेप्लिकेशन करने वाला एंजाइम है, ये बनता कब है, जीवन फेज में बनता है। प्रिपरेशन फॉर, अब देखिए क्या गलती क्या करते हैं, वो पूछा आपसे कि डीएनए रेप्लिकेशन किस अवस्था में होता है, आपने कहा एस फेज में होता है, लेकिन वो पूछता है इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल द प्रिपरेशन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। अब आपने डीएनए रेप्लिकेशन देखा, आंसर एस फेज लगा दिया, सिली मिस्टेक हो गया, आंसर गलत हो गया। क्या पूछा था,
डीएनए रेप्लिकेशन की तैयारी कब होती है? आंसर है जीवन फेज में। ठीक है, क्लियर? आ रही बात समझ में? ड्यूरिंग जीवन फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है एंड कंटिन्यूअसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट डीएनए के, ये लगातार ग्रो करती है, अपना आकार बढ़ाती है, लेकिन वो डीएनए को रेप्लिकेट जीवन फेज में नहीं कर पाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अब थोड़ा सा हम एनसीईआरटी से बाहर निकले बात करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जीवन फेज में इंटेंसिव सेलुलर सिंथेसिस, तीव्र गति से कोशिका का निर्माण होता है। इंटेंसिव सेलुलर सिंथेसिस, जीवन फेज में तीव्र गति से कोशिका का निर्माण होता है, सेल का इंटेंसिव सिंथेसिस होता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अदर सेल ऑर्गेनेल एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर बाकी सभी सेल ऑर्गेनेल जो हैं वे अपने आप को यहां पर जो है वो अपने आप अपने उनका प्रोडक्शन होता है और वो बन चुके होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? वो अपने आप सेल के अंदर नहीं बनते, दे डू नॉट अराइज डी नोवो। ओके, ये अपने आप नहीं बनते, इनके डी नोवो सिंथेसिस नहीं होती है। ठीक है, डीनोवो का मतलब है अपने आप बन जाना, इनको बनाने लटके। ये पहले से प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया के डिवाइड होने पर नया माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, पहले से प्रेजेंट प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट डिवाइड होकर नया क्लोरोप्लास्ट में आते हैं। ठीक है ना, तो ये डिवाइड होते हैं और इनका डिवीजन देखा जाता है जनरली G2 फेज में। कब देखा जाता है? G2 फेज में, याद रखिएगा दिमाग में। ठीक, यहां पर mRNA, rRNA, tRNA जो भी चाहिए, जितने प्रकार के आरएनए चाहिए, जितने प्रकार के प्रोटीन चाहिए, सब जीवन फेज में बनता है। सब कहां बनता है बेटा? जीवन फेज में बनता है। ठीक है, राइबोसोम का प्रोडक्शन होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन बनते हैं जो चाहिए के, हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है सेल का, मोस्ट ऑफ दिस सेल का ग्रोथ जीवन फेज में होता है और सेल को आगे डिवाइड करना है या नहीं करना है, मैंने बताया ना, सेल को डिवाइड करना है आगे या नहीं करना है, इसका डिसीजन भी जीवन फेज के आखिर में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब द डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन दिस फेज। किस फेज में? जीवन फेज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, इन लेट जीवन फेज, लेट जीवन फेज में एक रेस्ट्रिक्शन पॉइंट होता है, आर पॉइंट होता है। ठीक है, आर पॉइंट का मतलब होता है बेटा कि एक, जैसे अब समझो ऐसे समझते हैं हम, ऐसे समझते हैं हमें आर पॉइंट को कि आपने कभी, अरे आपने चलाया होगा गाड़ी, टू व्हीलर, आप में से अधिकांश बच्चों को, आप सब तो बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, आप सब लोगों को टू व्हीलर चलाना आता होगा। ठीक है, चलिए टू व्हीलर की बात करें या साइकिल की बात करें हम, साइकिल चलाना भी नहीं आता है तो भैया फिर सोचना पड़ेगा, है ना? ठीक है, तो कुछ ना कुछ व्हीकल चलाना आता होगा। तो आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, मेरी बात सुनिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने की, क्या बता रहा हूं। कई बार देखा होगा आपने कि एक जो है वो सड़क रोड पर एक स्पीड ब्रेकर है, ये स्पीड ब्रेकर है ऐसा ऊंचा सा। ठीक है, कई आप देखिए जो छोटे शहर होते हैं वहां पे लोग तेज गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, बड़े शहरों में क्या होता है, ट्रैफिक सिग्नल लगे होते हैं, ट्रैफिक पुलिस बड़ी संख्या में खड़ी रहती है। जहां गाड़ी दौड़ाई आपने गलत है ना, जहां पे स्पीड लिमिट है वहां गाड़ी दौड़ाया आपने, झट से पुलिस पकड़ती है। लाल बत्ती जंप किया, झट से पुलिस पकड़ती है, चाहे आप कोई हो, चालान बन जाएगा। मैं जब पहली बार नया नया मुंबई आया था तो अब रात के समय कई बार मान लो हम किसी पार्टी में गए, किसी फ्रेंड के यहां पे कोई पार्टी में गए या रात को मूवी देख के आ रहे हैं, तो मैं देखता था कि जब भी मैं अपने घर साउथ मुंबई में हम लोग एंटर करते थे तो वहां काफी सारे पुलिस के बैरिकेड लगे होते थे। तो वो पुलिस वाला अक्सर आपको गाड़ी रोकना पड़ता था और पुलिस वाला आपसे पूछता था, विंडो नीचे करते थे, नाम बताइए आपका। मैं हर बार अपना नाम बोलता था, डॉक्टर गीतेंद्र। ठीक है, ओके। मैं सोचता था यार ये आदमी पागल है क्या, ये मतलब मुंबई की पुलिस को हुआ क्या कि ये हर आदमी का नाम पूछ रहे रोक रोक के। लेकिन क्या उनका इतना अनुभव था कि वो जैसे आपने विंडो नीचे किया, आपसे नाम पूछा, तो वो ड्रिंक एंड ड्राइव चेक करते थे कि आप कहीं ड्रिंक करके गाड़ी तो ड्राइव नहीं कर रहे हैं। आपने नाम बताने में लड़खड़ाए, आपको समझ में आया कि आपने नाम बताया और नाम बताने में आप लड़खड़ा गए, या उनको थोड़ा भी लगा उनको कि आपने अल्कोहल पीकर गाड़ी चला रहे हैं, तो वो झट से उतारेंगे आपको। उनके पास ब्रेथ एनालाइजर की मशीन होती है, मशीन में चेक करेंगे कि अल्कोहल का लेवल कितना है। यदि परमिसिबल लिमिट से ऊपर अल्कोहल है तो गए, फिर बड़ा चालान बनेगा, बड़ा फाइन लगेगा, उसमें गाड़ी का लाइसेंस रख लेंगे, मतलब लंबी चौड़ी कार्रवाई करते थे फिर वो। तो फिर समझ में आया कि अच्छा ये इसलिए करते हैं ऐसा। पहले मैं सोचता था कि यार इनको मतलब ये बार बार गाड़ी रोक के नाम क्यों पूछते हैं, क्योंकि भोपाल में कभी ऐसा हुआ नहीं, भोपाल में कभी ऐसे कोई गाड़ी रोक के नाम नहीं पूछता था।
ठीक है, तो ये अलग। तो अभी मान लो मैंने कहा कि एक स्पीड ब्रेकर हट के, ये एक स्पीड ब्रेकर हट के, अब स्पीड ब्रेकर पर आप जा रहे हैं साइकिल लेकर, आप जो है वो साइकिल लेकर जा रहे हैं, ठीक है, ये आपकी साइकिल है, ठीक है, या मान लो साइकिल है हट के, आप ये है, ये साइकिल लेके आप जा रहे हैं, ठीक। अब स्पीड ब्रेकर पर साइकिल लेके जा रहे हैं, यदि आपकी साइकिल की स्पीड एकदम धीमी होगी, कम होगी, और ऐसा मान के चलते हैं कि स्पीड ब्रेकर बनाने वाले लोग जो है बहुत ही अति उत्साही लोग थे, जिन लोगों ने स्पीड ब्रेकर को बनाया वो बहुत ही उत्साही लोग थे, बड़े दिल के लोग थे, तो बड़ा स्पीड ब्रेकर बना के चले गए। सोचा भी नहीं उन्होंने कि गाड़ी आएगी तो एकदम धक से झटका लगेगा उसमें के। जैसे बॉम्बे में स्पीड ब्रेकर देखोगे तो आप क्या होते करते हैं, वो बहुत सारे स्पीड ब्रेकर नहीं आते, ये क्या करते हैं ये लोग, पतली पतली लोहे की लंबी लंबी पट्टियां होती है, बहुत सारी ला देते, तो गाड़ी डुग गाड़ी करती है, तो आदमी स्लो कर लेता गाड़ी आदमी, ठीक है। पर वो बहुत ऊंचे जो बम्प होता ना पहाड़ के साथ, मैंने विदिशा में देखा, मेरे विदिशा में मेरे घर के आसपास कोई स्पीड ब्रेकर बना, जो मेरा पेरेंटल हाउस उसके आसपास के, तो वो स्पीड ब्रेकर के नाम पे छोटा पहाड़ था, वो स्पीड ब्रेकर के नाम पे एक छोटा पहाड़ था। जब भी गाड़ी लेके मैं आऊं, मेरी गाड़ी का निचला हिस्सा जो है वो डप करके टकरा जाए उसमें। फिर मेरे को गांव के ड्राइवर ने बताया, मेरा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जीप चलाने वाले ने बताया कि डॉक्टर साहब गाड़ी लेके आओ ना तो पहले स्टीयरिंग को ऐसा तिरछा कर लो, एक पहिया निकालो, फिर ऐसे करके यहां से निकालो तो गाड़ी का इंजन नीचे नहीं लगेगा। मैंने कहा वाह, मतलब इस स्पीड ब्रेकर को इस छोटे पहाड़ को क्रॉस करने के लिए कर्तव्य दिखाना पड़ेगा। खैर चलिए छोड़ते हैं। अब यह है कि आपको इस बड़े से, जो मेरे घर के सामने वाला स्पीड ब्रेकर है वो ऐसा बम्प ऐसा बड़ा सा बना हुआ है, इसको क्रॉस करना है तो यू शुड हैव ए मिनिमम स्पीड, कि साइकिल की स्पीड एक निश्चित रखनी पड़ेगी। यदि आपकी स्पीड उससे कम रही तो आपकी साइकिल स्पीड ब्रेकर में पहुंच के रुक जाएगी, वापस लौटाएंगे, आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे उसको। आपको एक न्यूनतम गति रखनी पड़ेगी ताकि आप उसको क्रॉस कर सके। क्लियर? बिल्कुल वैसे ही सेल में देर आर सर्टेन प्रोटीन मॉलिक्यूल, कुछ ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जिनको हम ट्रिगर प्रोटीन कहते हैं, जिनको हम यू प्रोटीन कहते हैं, जिनको हम साइक्लिन्स और सीडी के काइनेस के रूप में पहचान लिए हैं। ये ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जिनका एक निश्चित लेवल चाहिए पड़ता है। यदि वो लेवल एक स्तर से कम होगा, एक क्रिटिकल लेवल से स्तर इनका कम होगा, तो सेल आगे नहीं बढ़ेगी, वो रुक जाएगी, डिसाइड कर लेगी कि हमें आगे डिवाइड नहीं करना। लेकिन यदि उन प्रोटीन्स का लेवल एक क्रिटिकल लेवल के ऊपर होगा, एक क्रांतिक स्तर के ऊपर होगा, जैसे साइकिल की स्पीड एक लेवल से ऊपर होगी तो आप क्रॉस कर जाएंगे, कम होगी तो नहीं क्रॉस कर पाएंगे आप। वैसे ही सेल में प्रोटीन का लेवल एक स्तर से ऊपर होगा, स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं, विशिष्ट प्रोटीन होते हैं, तो सेल आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं क्रॉस कर पाएगी वो। ठीक है, क्या लिखा है इसमें लिखा है लेट जीवन फेज में एक रेस्ट्रिक्शन पॉइंट होता है। इफ सेल क्रॉस दिस आर पॉइंट इट मस्ट डिवाइड। यदि सेल इफ द सेल फेल टू क्रॉस आर पॉइंट, सेल डिवाइड नहीं कर सकती है। आर पॉइंट क्या होता है? इट इज द क्रिटिकल लेवल ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये विशिष्ट प्रोटीन अणुओं का एक क्रांतिक स्तर होता है, यानी ये स्तर क्रॉस करना पड़ेगा तभी सेल आगे डिवाइड करेगी। सुनिएगा, बहुत मजेदार है सेल साइकिल सेल डिवीजन के, बहुत मजेदार है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमको जो सीखने मिलेंगी। हाँ भाई, और मैं कह रहा हूं आपसे, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक विचार जरूर आएगा कि क्यों ना हम कैंसर के रिसर्च में जाएं, हम क्यों ना उसका इलाज ढूंढें हम, जब हम सेल साइकिल का मॉलिक्यूलर कंट्रोल पढ़ेंगे। ठीक है, इन प्रोटीन मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं बेटा? इन्हें हम ट्रिगर प्रोटीन कहते हैं, यू प्रोटीन कहते हैं। ठीक, और दिस प्रोटीन हेल्प दिस सेल टू क्रॉस द आर पॉइंट। ये प्रोटीन सेल को आर पॉइंट क्रॉस करने में हेल्प करते हैं। इन प्रोटीन को आज हमने साइक्लिन्स और सीडी के काइनेस के रूप में पहचान लिया है। और पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि साइक्लिन्स और सीडी के काइनेस जो है वो सेल साइकिल के इंजन कहलाते हैं, वे कोशिका चक्र के इंजन होते हैं वो। क्लियर? ठीक है, इफ सेल कैन नॉट क्रॉस द आर पॉइंट, यदि सेल आर पॉइंट क्रॉस नहीं कर पाती है, हम बोलते हैं सेल कहां पर है? वो G0 फेज में। सेल कहां पर है? वो G0 फेज में। यदि सेल ने आर पॉइंट को क्रॉस नहीं किया तो सेल कहां चली गई? वो G0 फेज में चली गई, जिसको हम बोलते हैं क्वाशेंट स्टेज बोलते हैं। क्वाशेंट स्टेज बोलते हैं इसको हम। के ये यहां पे सेल एग्जिट फ्रॉम G1 फेज से बाहर निकल जाती है, बट सस्पेंडेड इन सेल साइकिल। दोनों बातों को ध्यान रखना के यहां पर इन्हें G0 फेज में सेल G1 फेज से बाहर निकल गई, लेकिन वो सेल साइकिल के अंदर सस्पेंडेड है भी। जब चाहे तब वो लौट कर वापस आ सकती है, जब चाहे तब वो वापस से G1 फेज में इंटर कर सकती है कि मुझे अब मैंने सोच लिया है, आज मैंने शपथ ली है, मुझे डिवाइड करना है आगे,
आ गई वापस लौट के वो, ठीक है। इट बिकम्स ए परमानेंट सेल एंड अंडरगोज डिफरेंशिएट के, तो ऐसी सेल्स जो G0 फेज में पहुंच जाती हैं वे परमानेंट सेल बन जाती हैं और वो आगे डिफरेंशिएशन भाग लेती हैं, ठीक है। G1 फेज को हम गैप फर्स्ट फेज भी कहते हैं, जनरेशन फर्स्ट फेज भी कहते हैं, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, डीएनए के निर्माण से पहले वाली अवस्था भी कहते हैं इसको, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं एस फेज की बात करते हैं। एनसीईआरटी में क्या लिखा है इसके बारे में, एस और सिंथेटिक फेज मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, याद रखिएगा। डीएनए सिंथेसिस या डीएनए के डुप्लीकेशन के लिए हम रेप्लिकेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हमके, क्लियर। डीएनए डुप्लीकेशन की जो सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म है कि अर्ध संरक्षी विधि है, इसका मतलब क्या होता है हम आगे बात करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, कैसे डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, यह भी वाटसन और क्रिक ने बताया। किसने बताया? ये वाटसन और क्रिक ने बताया। उन्होंने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए को दिया था। तो एस फेज में, सेल साइकिल के एस अवस्था में डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करता है क्या, और इस समय जो डीएनए सेल के अंदर डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। मतलब ये जो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज के, एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज कब एक्टिवली काम करता है? इट इज एक्टिवली वर्क एट एस फेज के, ये एस फेज में क्रियाशील होकर काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज बना कब था? G1 फेज में। काम कब कर रहा है? फंक्शनल कब होगा? वो एस फेज में होगा, ठीक है। एग्जामिनर बहुत तेज है, वो आपसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करेगा, बोलेगा in which of the following phase of cell cycle के सेल साइकिल की किस अवस्था में you can find the polymerization of deoxyribonucleotide, सेल साइकिल की किस अवस्था में आप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लाइड का बहुलकीकरण होते हुए देखेंगे आप। क्या पूछ रहा है? मतलब वो पूछ रहा है डीएनए बनते हुए कब देखेंगे आपके, और डीएनए बनता कब दिखाई पड़ेगा? हमें एस फेज में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब उल्टा क्वेश्चन किया उसने कहा इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ सेल साइकिल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ सेल साइकिल यू कैन फाइंड, यू विल फाइंड मैक्सिमम पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड के, अमाइनो एसिड का अधिकतम बहुलकीकरण आपको सेल साइकिल की किस अवस्था में देखने मिलेगा? आंसर है G1 फेज। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन सेल के अंदर G1 फेज के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए कि वो क्या पूछना चाहता है एग्जामिनर आपसे, ठीक है ना, क्लियर। देखिए अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पे बात करते हैं यहां पे, हमके ध्यान से बात सुनिएगा बेटा के। हमें मालूम है नॉर्मल सेल जो है ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? वो डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड का मतलब है 2n, 2n का मतलब है हैविंग टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैविंग टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। एक मदर से आता है, एक फादर से आता है, क्लियर, कोई डाउट नहीं है बेटा, ठीक है ना। याद रखिए एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में जितना डीएनए होता है, जितना भी डीएनए प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हम सी वैल्यू ऑफ डीएनए। क्या बोलते हैं इसको हम? सी वैल्यू ऑफ डीएनए। डीएनए की सी वैल्यू का मतलब क्या है समझिए बेटा, पहले एक एक चीज को ध्यान से समझिए फिर आगे बढ़ते हैं। डीएनए की सी वैल्यू का मतलब है कि एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के एक सेट में कुल कितना डीएनए होता है, वो सी वैल्यू ऑफ डीएनए कहलाता है। नॉर्मल सेल 2n होती है, मतलब n में डीएनए कितना है? C। 2n में कितना हो गया? 2C डीएनए। मतलब नॉर्मल सेल, जैसे नॉर्मल हमारी जो सेल है उसमें डीएनए का अमाउंट कितना है? क्योंकि नॉर्मल सेल में क्रोमोसोम के 2 सेट हैं और एक सेट के अंदर डीएनए का वैल्यू है C वैल्यू, तो 2 के अंदर 2C वैल्यू हो गया, ठीक है, क्लियर। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज नोटेड एज 2C, यदि डीएनए की शुरुआती मात्रा को हमने 2C बोला तो इसका मतलब यह हुआ एस फेज में, एस अवस्था में क्या होगा? डीएनए डुप्लीकेट करेगा, तो मतलब 2C से कितना हो जाएगा? वो डीएनए 4C हो जाएगा, ठीक है ना। अब समझो बात को, अब आगे का मत पढ़ो, आगे का लाइन नहीं पढ़ो, पहले मेरी बात सुनो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, ठीक है। मेरे को सुनना पड़ेगा तुमको, हाँ, तब तो तुम सीख पाओगे। तो अभी मेरी बात सुनो के, एक क्रोमोसोम है ऐसा, ये सेंट्रोमियर है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम की आर्म है,
ए नॉर्मल क्रोमोसोम है, एक नॉर्मल क्रोमोसोम है। अब जब डीएनए का अमाउंट, अब मान लो मैंने कहा एक सेल थे उसके पास में ऐसे दो, उसके पास में ऐसे दो क्रोमोसोम थे उसके पास में, सपोज कीजिए कि जीवन फेज में सेल में ऐसे दो क्रोमोसोम थे, एस फेज में सेल आ गई, डीएनए डबल हो गया, तो क्या हुआ कि डीएनए का जो भी धागा, जैसे ये इसी के साथ एक धागा और बन गया, थ्रेड और बन गया, डीएनए ने अपने आप को डुप्लीकेट किया। क्लियर? ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मतलब ये हुआ कि जब एस फेज में आए तो क्रोमोसोम को में डीएनए डबल हो गया, ये डीएनए डबल हो गया, ये डीएनए डबल हो गया डीएनए डबल की नहीं हो गया? हो गया। मतलब ये है कि उसी सेम क्रोमोसोम में पहले एक धागा था, एक थ्रेड था, अब उसमें क्या हो गया, ये दो थ्रेड हो गए क्योंकि एक दूसरे की कॉपी बन गया। और ये धागे कहां जुड़े हुए हैं, ये सबके सब कहां जुड़े हुए हैं, ये एक सेंट्रोमर में जुड़े हुए हैं। अब एक फंडा बता रहा हूं, भूलना मत, किताबों में नहीं मिलेगा, केवल हायर टेक्स्ट बुक में मिलेगा आपको। अब फंडा ये है कि when you are going to count the number of chromosome, तो always count the number of centromere के, तो जितने सेंट्रोमियर होंगे उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो देखिए क्या था, यानी जो जीवन फेज, जब मैंने कहा जो जीवन फेज में आप थे तो आपके पास में सेल में दो क्रोमोसोम थे, दो सेंट्रोमियर, दो क्रोमोसोम थे। अब आप क्या है, एस फेज में आए। सुनिएगा बेटा, क्योंकि ये इससे आपके फंडे क्लियर होंगे, अदरवाइज तो आप पूरे समय कंफ्यूज रहेंगे आप क्वेश्चन में के। तो एस फेज में हमने क्या कहा, उसके पहले एस फेज के पहले जो है जीवन फेज में क्या था कि दो क्रोमोसोम थे, हर एक क्रोमोसोम में नॉर्मल एक क्रोमोसोम में एक डीएनए होता है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ आपको। सेल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने बात किया हुआ कि एक क्रोमोसोम में एक डीएनए होता है। ठीक है, अब एस फेज में क्या हुआ, जो सेंट्रोमियर थे वो उतने के उतने रहे, जो डीएनए थे उनकी वो अपने आप को डुप्लीकेट कर लिए, ऐसा क्रोमोसोम बन गया। ठीक है, इमेज यदि हम उसे कंडेंस कर पाते ना तो ऐसा दिखता हमको। यदि हम कंडेंस कर पाते, हालांकि अभी कंडेंस नहीं होगा, अभी ये डिकंडेंस ही रहेगा। समझने के लिए मैं बता रहा हूं आपको कि असल में एक, जैसे मैंने समझने के लिए क्या बता रहा आपको, मैं बता रहा हूं कि आपके पास जीवन फेज में आपके पास में एक डीएनए था, ठीक है। एस फेज में क्या हुआ, इसी की कॉपी एक और बन गई। ठीक है, तो कितने हो गए ये, दो हो गए दो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे, तो इसका मतलब नंबर, मैंने क्या बोला, मैंने एक फंडा बताया, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो एस फेज में क्या क्रोमोसोम का नंबर बढ़ा, ये दो क्रोमोसोम, क्या एस फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ा? बताइए, क्या एस फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ा? नहीं बढ़ा। ठीक है, दो का दो ही रहा, पर एस फेज में नंबर ऑफ डीएनए बढ़ गया। 2C से कितना हो गया, वो 4C हो गया। एक डीएनए के धागे से दो डीएनए के धागे हो गए, जितने डीएनए प्रेजेंट थे पहले से डबल हो गए। मतलब एस अवस्था में क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ता है लेकिन डीएनए कंटेंट बढ़ जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब क्या लिखा है एनसीईआरटी में, यदि इनिशियल अमाउंट डीएनए का जो है वो 2C हो तो एस फेज के बाद 4C हो जाएगा। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम का नंबर क्यों नहीं बढ़ता है बेटा? क्योंकि सेंट्रोमेयर डिवाइड नहीं करता है, सेंट्रोमेयर उतना ही रहता है। नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर से नंबर ऑफ क्रोमोसोम काउंट करोगे आप, है ना? तो सेल में अभी भी डिप्लॉइड 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहता है। हालांकि मैंने आपसे कहा कि इसका मतलब यह है कि एस फेज के बावजूद जो है वो क्रोमोसोम में, मतलब क्रोमोसोम संख्या में दो ही रहेंगे, हर एक क्रोमोसोम में डीएनए कंटेंट पहले से डबल रहेगा। और हमारा पूरा पर्पस, इस सेल डिवीजन का पूरा पर्पस यही है कि किसी प्रकार से इन दोनों को अलग अलग करो, नॉर्मल करो। ये कब होगा? ये होगा एम फेज में होगा, ये एम फेज में होगा। पर्पस वही है हमारा कि हम चाहते हैं नॉर्मल। तो ये इसका मतलब सेंट्रोमियर का डिवीजन जो है वो तो कहां होता है? एम फेज में होता है, एनाफेज के अंदर। अभी हमने कितना समझ गया? अभी इतना समझे हम कि एस फेज में नंबर ऑफ डीएनए तो डबल हो जाएगा, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? इन एनिमल सेल during S phase, very important, the DNA replication begins in the nucleus. DNA replication nucleus के अंदर हो रहा होता है, and the centriole duplicates in the cytoplasm के centriole साइटोप्लाज्म में अपने आप को डुप्लीकेट करता है। अब इसमें क्या है, कई सारी रेफरेंस बुक आप पढ़ोगे ना, चाहे आप ट्रूमैन्स पढ़े या कोई दूसरी बुक पढ़े,
इंफॉर्मेशन थोड़ा वेरी करेगा। कई जगह पे लिखा हुआ है कि सेंट्रियोल G1 फेज के आखिर में अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं, कई जगह पे लिखा हुआ है सेंट्रियोल G2 फेज में अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं। अब देखो बेटा, वो सब बातें गलत नहीं, कोई भी गलत नहीं है इनमें से गलत कोई भी नहीं, क्योंकि थोड़ा वेरिएशन सब जगह देखने मिलता है। पर हमारे लिए वही इंफॉर्मेशन काम का जो एनसीईआरटी में लिखा है। अब एनसीईआरटी में कोई बिल्कुल ब्लंडर ही लिखा है तो उसको सही नहीं मान लेंगे हम, लेकिन जो सही लिखा है उसको हम मानकर चलेंगे हम, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि सेंट्रल डुप्लीकेट कब करते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रल डुप्लीकेट कर रहे होंगे और उसी समय पर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट कर रहा होगा, ठीक है। दोनों काम कब चल रहे होंगे, एस फेज में चल रहे होंगे, ठीक है। अब एनसीईआरटी से बाहर निकल के बात करते हैं। एस फेज को हम सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। इन दिस फेज द सेल डबल्स इट्स डीएनए कंटेंट, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए को हम रेप्लिकेशन कहते हैं और ये एस अवस्था में होता है। और मोस्ट एक्टिव एंजाइम इस अवस्था का, इस फेज का सबसे अधिक सक्रिय एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज। क्लियर? Hello, everyone. My name is Newton. I hope you are enjoying. Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. DNA replication is characteristic of S phase. हिस्टोन प्रोटीन S phase में बनते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, बेस्ट आंसर है G1 फेज एंड S फेज द बेस्ट आंसर, लेकिन यदि अलग अलग दे रखा हो तो आप आंसर लगाएंगे S फेज के। ये एक्सेप्टेड आंसर है एग्जाम की के अकॉर्डिंग। क्या तो हिस्टोन प्रोटीन S अवस्था में बनते हैं, पर बेस्ट आंसर इसका है G1 फेज एंड S फेज बोथ टुगेदर, ठीक है। वंस अ सेल डबल इट्स डीएनए कंटेंट, एक बार सेल अपने डीएनए कंटेंट को डबल कर लेती है तो इसको फिर डिवाइड करना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन ध्यान से बात सुनना, जब सेल G1 फेज से S फेज में इंटर करती है, ठीक है, जब सेल G1 फेज से S फेज में इंटर करती है तब एक सबसे इंपॉर्टेंट चेकिंग होती है, ठीक है। देयर इज ए चेक पॉइंट, यहां चेकिंग होती है, ठीक है। चेकिंग होती है, इस बात की चेकिंग होती है, इस बात की जानकारी जुटाई जाती है कहीं डीएनए में कोई डैमेज तो नहीं है, ठीक है, कहीं डीएनए में कोई फॉल्ट तो नहीं है, म्यूटेशन, बड़ा बिग म्यूटेशन, कोई ऐसा परिवर्तन के, तो डीएनए की प्रॉपर चेकिंग की जाती है। यदि डीएनए की चेकिंग में आता है कि भाई डीएनए के अंदर डैमेज है तो फिर आगे एस फेज में ये नहीं जाएगा, आगे नहीं जाएगा। डैमेज है, आगे नहीं भेजेंगे। मतलब G1 फेज के आखिर में, G1 फेज में वक्त क्यों लगता है, क्योंकि उसमें डीएनए भी चेक करते हैं वो कि आगे भेजना है इसको कि नहीं भेजना है। डीएनए प्रॉपर है, ठीक ठाक है, कोई गलती नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है तो आगे जाएगा वो, नहीं तो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको वहां पे, उसको आगे डिवीजन को रोक देंगे फिर, ठीक है। ये होता है पहला चेक पॉइंट, ठीक है। यहां पे जैसे होता है ना, पुलिस वाले बैरिकेड लगा लेते हैं, यहां पे भी एक बैरिकेड लगा हुआ है और इस बैरिकेड पे चेक हो रहा है कि चेक करो पहले कि डीएनए ठीक है कि नहीं है, जब डीएनए ठीक होगा तो आगे भेजेंगे, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ है, ऑल इंडिया पीएमटी में आया हुआ है, इसके बारे में एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। ड्यूरिंग द G2 phase, proteins are synthesized in preparation for mitosis while cell growth continue। अब देखिए G2 फेज में क्या हुआ, अब S क्या हुआ बेटा, G1 फेज में बहुत सारे प्रोटीन बने थे, बहुत सारा काम हुआ था, लेकिन S फेज एक प्रकार की कंज्यूमिंग फेज थी। S फेज में बड़ी मात्रा में एनर्जी कंज्यूम किया गया, S फेज में बहुत सारे एंजाइम इस्तेमाल किए गए, तो कुछ हद तक सेल को एक बार फाइनल चेकिंग करना पड़ेगा कि भाई देखो, याद रखना, जैसे ही सेल माइटोटिक फेज में इंटर करेगी, जैसे ही सेल माइटोटिक फेज में इंटर करेगी, उसके पास फिर कोई संभावना नहीं होगी लौट के आके अपना मरम्मत करने की या कुछ करने की, क्योंकि वो उस अवस्था में क्रोमोसोम अपने आप को, क्रोमेटिन रेटिकुलम अपने आप को कंडेंस करेगा, क्रोमोसोम बनेगा, और जब कंडेंसेशन होगा तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकलेगी। तो माइटोटिक फेज में फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट नील होता है, ऑलमोस्ट नील होता है। तो मतलब सारी तैयारी पहले ही करनी पड़ेगी। तो G2 फेज वो है कि भाई देखो रेस्ट शुरू होने वाली है, सब फाइनल चेकिंग कर लो। जैसे कभी देखा है, कभी हम लोग घर से बाहर जाते हैं, जैसे देखिए मान लो जब मैं परिवार के साथ कभी ट्रेवल करता हूं, मान लो फ्लाइट से कहीं जा रहे हैं हम लोग, तो सब अपने अपने, मान लो हम कहीं घूमने टूर पे कहीं बाहर जा रहे हैं,
सबने अपने अपने बैग चेक कर लिए, सबने कपड़े रख लिए, जितना एसेंशियल था रख लिया है, किसी को कोई दवा चल रही रख ली हो, ठीक है। सबके बैग बाहर आके गाड़ी में रखा गए। फिर घर के देखो अपन जितने अपन सारे लोग तो मिडिल क्लास लोग हैं भाई, हमारे यहां तो 50 सिक्योरिटी होती भी नहीं है, बिल्डिंग में सिक्योरिटी एक दो हट के, तो घर का ताला वाला चेक करते हैं कि ये कमरे में अलमारी लॉक कर दिया, ये लॉक कर दिया, घर का बाहर का लॉक, फिर लॉक को, और कुछ लोग होते ऐसे तो लॉक करके लॉक पे झूम जाते हैं, हाँ ताला मजबूत लग गया है, ठीक है, तो ताला चाला चेक करते हैं, फाइनल चेकिंग करते हैं, अब सुकून से जाते हैं बाहर भाई, ठीक है ना। लाइट बंद की कि नहीं की, नल बंद किया कि नहीं किया, सब चीजें चेक करते हैं, कोई कपड़ा गलता हुआ तो नहीं छोड़ा है, कोई बर्तन में खाना तो रखा नहीं छोड़ा है। लौट के आएंगे पता चला कि जो है घर के अंदर किसका राज हो गया, म्यूकर का। खाने पे तो ब्लैक मोल्ड उगता है म्यूकर, घर में ऐसे अपने दरवाजा खुला, आ गए लौट के, कहां गए थे घूमने के लिए, आप कौन भाई साहब, हम म्यूकर, तुम खाना छोड़ गए थे, हम ग्रो कर लिए, हमने कहा हमारा घर, अब जाओ बाहर यहां से। तो ऐसा ना हो इसलिए हम पूरा व्यवस्था करके आते हैं भैया कि सब जगह पे कि साफ सब, फिर चेक करने के बाद फिर हम निकलते हैं। तो ये क्या है, ये फाइनल चेक है। तो ऐसे ही जब जो है वो डीएनए को रेप्लिकेशन के लिए भेजना है ना, तो पहले चेक कर लो उसको बराबर सब ठीक है कि नहीं, वो क्या, वो हो गया काम। फिर इसके बाद ये कि अब आ जाने वाले माइटोटिक फेज, मतलब सेल से इंटरफेस से बाहर निकल के अब जाना है मैदान में, वहां पे क्रोमोसोम कंडेंस होगा, डिवाइड होगा, अब कोई मौका नहीं मिलेगा दूसरा। तो जो बचा हुआ तैयारी है ना, वो सब कब करनी पड़ती है, G2 फेज में, ठीक है ना। क्या लिखा है, G2 फेज में प्रोटीन जो माइटोसिस की प्रिपरेशन के लिए जो प्रोटीन है, अब क्या प्रोटीन है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण, स्पिंडल फाइबर के जो प्रोटीन है, ट्यूबुलिन प्रोटीन है, स्पिंडल फाइबर का ऑर्गेनाइजेशन के प्रोटीन है, वो सब कहां बनता है, वो G2 फेज में बनता है, ठीक है। देखिए इसे हम पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, प्री माइटोटिक गैप फेज भी कहते हैं। इसमें भी इंटेंसिव सेलुलर सिंथेसिस होता है, तेज गति से कोशिका का निर्माण होता है, इंक्रीज एनर्जी स्टोर, क्योंकि हमें एटीपी लगेंगे। एक क्रोमोसोम को आपको यदि इक्वेटर से खींचकर पोल तक लाना है, एक क्रोमोसोम को आपको इक्वेटर से खींचकर पोल तक लेके आना है ना, तो आपको 30 एटीपी चाहिए, कितने, 30 एटीपी के। यू नीड 30 एटीपी टू पुल ए क्रोमोसोम फ्रॉम इक्वेटर टू दी पोल, यानी इक्वेटर से पोल तक खींच के लाने में आपको 30 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो बड़े मात्रा में एटीपी चाहिए, वो भी इकट्ठे करने पड़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट यदि प्रेजेंट है, उनको माइटोकॉन्ड्रिया तो रहेगा, क्लोरोप्लास्ट यदि प्रेजेंट है तो वो भी अपने आप को डुप्लीकेट कर लेगा, उनका डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे, और बचा हुआ सेल का जो भी निर्माण है, जो भी चीजें छूट गई थी ना, तो वो सब चेक करके यहां पे बना ली जाएंगे। आखिरी मौका है, इसके बाद चांस नहीं मिलेगा, तो यहीं कर लो सारा काम, ठीक है। अब एनसीईआरटी क्या पूछता है, एनसीईआरटी बोलता है कि भैया हमको कुछ बातें बताते हुए आगे बढ़ो, तुम सीख गए हो तो ठीक है, तुम्हारे गुरुजी तुमको सिखा दिए तो कुछ बताओ हमको। एनसीईआरटी का पहला प्रश्न ये, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइफ, ठीक है, कैसे, सिंपल सी बात है कि जो डिवाइडिंग सेल्स होती है बेटा, जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, ठीक है, वो प्लांट्स के अंदर कहलाती है मेरिस्टेम, क्या कहलाती है, प्लांट्स में मेरिस्टेम कहलाती है, ठीक है। एनिमल्स में भी डिवाइडिंग सेल्स होती है जो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है। एनिमल्स की ग्रोथ क्या होती है, एनिमल्स में होती है लिमिटेड ग्रोथ, एनिमल्स में लिमिटेड ग्रोथ होती है, और एनिमल्स की ग्रोथ होती है अनलोकलाइज्ड, पूरी बॉडी में होती है, ठीक है। एनिमल्स की ग्रोथ होती है अनलोकलाइज्ड, पूरी बॉडी में ग्रोथ होती है और लिमिटेड होती है। प्लांट्स की ग्रोथ होती है अनलिमिटेड, जब तक मेरिस्टेम प्रेजेंट रहेगा प्लांट ग्रो करेगा, लेकिन ग्रोथ होती है लोकलाइज्ड, केवल ग्रोइंग पॉइंट पे होती है। रूट टिप, शूट टिप, वहां पर मेरिस्टेम होता है, जड़ के सिरे पे, तने के सिरे पे वहां मेरिस्टेम होता है, वो ग्रो करता लगाता, ठीक है। डू ऑल सेल्स ऑफ द प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम, नहीं, सभी सेल डिवाइड नहीं करती। प्लांट में दो तरह की सेल होती है, एक होती है मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, वो डिवाइड करती है, और जो परमानेंट सेल होती है वो डिवाइड नहीं करती है। डू यू थिंक ऑल सेल कंटिन्यू डिवाइड इन ऑल प्लांट एनिमल्स, नहीं, ऐसा नहीं होता है। केवल वे एनिमल्स में जो सेल ग्रो करती है, रिपेयरिंग करती है, वो डिवाइड करती है, और प्लांट्स में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है वो डिवाइड करती है, परमानेंट सेल डिवाइड नहीं करती है, ठीक है।
Can you tell the name and location of tissues having cells that divide all their life in the higher plants? तो मैंने कहा लोकेशन क्या है इसका, रूट टिप, जड़ का सिरा है, शूट टिप, तने का सिरा है। यहां पर क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम पाया जाएगा यहां पे के। कुछ पौधों में जो है लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, लेटरल मेरिस्टेम होते हैं जो किनारों पर होते हैं, जो पौधे की चौड़ाई को बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या एनिमल में एनिमल्स में सिमिलर टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होते हैं? एनिमल्स में स्टेम सेल्स होती है, एनिमल में स्टेम सेल्स होती है जो डिफरेंशिएट होकर दूसरे ऑर्गन्स को बनाने का में रोल प्ले करती है। एनिमल्स में ग्रोथ बेसिकली एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है, उसके बाद केवल ग्रोथ होती है उसमें। तो एनिमल्स में ऑर्गन स्पेसिफिक ग्रोथ होती है, एनिमल्स में एनिमल्स की पूरी बॉडी ग्रो करती है, उनमें स्पेसिफिक मेरिस्टेम नहीं होते हैं। ठीक है, some cells of, अब देखिए सिंपल सेल्स के, some cells are in the adult animal do not appear to exhibit division। अब जैसे मैंने कहा आपसे कि कुछ सेल्स ने बोला कि भैया हम तो हार्ट सेल बन गए, हमको आगे डिवाइड नहीं करना, अब हमें अब काम करना है, हमें अपना काम करने दो अब, कि हमें आगे डिवाइड नहीं करना। तो कुछ सेल्स जो है वो स्पेसिफिक, यानी ऐसा इसलिए होता है कि उन सेल्स को स्पेसिफिक काम संभालना होता है, तो वो परमानेंट सेल बन जाती है, जैसे हार्ट सेल की बात किया। Many other cell divide only occasionally, कुछ सेल जरूरत पड़ने पर डिवाइड करती हैं, ठीक है, रिप्लेस करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए, डैमेज कहीं होगा तो उसके लिए वो काम करती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसी सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट जीवन फेज के। देखो एग्जिट लिखा है यहां पे उन्होंने, किसको, जीवन। ध्यान से बात सुना है, गलती मत करना। ठीक है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि ऐसी सेल्स जो आगे डिवाइड नहीं करती है, दे एग्जिट जीवन फेज, जीवन फेज से बाहर निकल जाती है, एंड इंटर टू एन एक्टिव इनएक्टिव स्टेज, वो एक निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है, उसे हम क्वाशंट स्टेज ऑफ सेल साइकिल कहते हैं। देखो, दे आर सस्पेंडेड इन सेल साइकिल के, बट एग्जिट फ्रॉम जीवन साइकिल, जीवन फेज। ठीक है ना, तो याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन एनटीए नीट में पूछा गया और कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे। इवन जो इंफॉर्मेशन थी उसको लेकर जो है वो कई लोग कंफ्यूज थे, उसका सही इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाया था। तो अब मैं आपको क्लियर कर रहा हूं बेटा कि जीवन फेज से एग्जिट हो चुका होता है, लेकिन G0 फेज को भी हम सेल साइकिल की एक शांत अवस्था मानते हैं, क्वाशंट स्टेज मानते हैं, तभी तो हमने जी नाम दिया उसको, हमने G0 नाम दिया, मतलब ये एक शांत अवस्था है, अभी ग्रोथ ना होकर रुक गया ग्रोथ यहां पे। ठीक है, सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेल एक मेटाबॉलिक एक्टिव रहती है, लेकिन वो अपने आप को प्रोलिफरेट नहीं करती है, वो जब तक जरूरत ना पड़े, रिक्वायरमेंट ना हो, वो अपने आप को डिवाइड आगे नहीं करती है, उसे बोलते हैं G0 फेज। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए बार बार बता रहा हूं बेटा मैं आपको कि G0 फेज याद रखिएगा, इट इज द एग्जिट from G1 phase and it is suspended in cell cycle। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था के जो नीट ने में पूछा गया। ठीक है, क्लियर, ध्यान रखेंगे। देखो है ना, ऐसे G0 फेज में वो जीवन से बाहर निकल गई, लेकिन ये फेज में जब चाहे तब वो लौट के वापस यहां पर आ भी सकती है और फिर आगे डिवीजन में भाग ले भी सकती है। ठीक है, इन एनिमल्स द माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉइड सोमेटिक सेल। एनिमल में जो माइटोसिस है वो केवल डिप्लॉइड सोमेटिक सेल में देखने मिलती है, क्योंकि एनिमल्स में जो हैप्लॉइड सेल है वो केवल गैमिट होते हैं, और गैमिट अपने बनने के बाद दे डू नॉट डिवाइड, गैमिट बनने के बाद डिवाइड नहीं करते हैं। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के एनिमल्स में जो माइटोसिस है वो केवल आपको डिप्लॉइड सेल के अंदर देखने मिलते हैं, डिप्लॉइड सोमेटिक सेल में देखने मिलती है, क्योंकि एनिमल्स में हैप्लॉइड सेल केवल गैमिट होते हैं और गैमिट बनने के बाद अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाते हैं, उनके वो माइटोसिस नहीं करते हैं। जबकि प्लांट में क्या होता है, प्लांट में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल दोनों माइटोसिस करती हैं। प्लांट में जो हैप्लॉइड सेल है, जो प्लांट में जो हैप्लॉइड सेल हैं वे होते हैं माइक्रोस्पोर होते हैं, मेगा स्पोर होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर डिवाइड करते हैं, मेल गैमिटोफाइट आते हैं जो गैमिट को प्रोड्यूस करेगा, मेगास्पोर डिवाइड करते हैं, फीमेल गैमिटोफाइट को आते हैं। इसका मतलब यह है कि इनमें प्लांट में हैप्लॉइड के अंदर भी माइटोसिस देखने मिलती है। तो ये बेटा बड़ा बिल्कुल एकदम रिफाइंड क्वेश्चन है, तो इसमें गलती मत करना। आपके एनिमल्स में माइटोसिस केवल डिप्लॉइड सेल में होती है, क्योंकि एनिमल्स के हैप्लॉइड सेल्स गैमिट डिवाइड नहीं करते हैं, और प्लांट्स में माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल्स में हमको देखने मिलता है। ठीक है, नाउ कम टू द एम फेज। एम फेज की बात करते हैं। एम फेज में क्या होता है, ठीक,
इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। ये सेल साइकिल का सबसे अधिक जो है नाटकीय समय काल होता है, ड्रामेटिक पीरियड होता है कि इसमें क्या होता है कि सेल के सारे कंपोनेंट जो है वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज करते हैं। मतलब यहां पे आपको यहां पर जो है वो बड़े परिवर्तन यानी विजुअल, हम कहते हैं कि विजुअल चेंजेस इन सेल साइकिल सीन इन एम्फेस के, यानी ऐसे परिवर्तन जिनको आप आंखों से देख सकते हो कि कैसे क्रोमोसोम बन रहे हैं, कैसे क्रोमोसोम पोल की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो विजुअल चेंजेस जो होते हैं, जो ड्रामेटिक इवेंट्स हैं, वो सब एम्फेस के अंदर घटते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू पर बात करते हैं, वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सेल साइकिल। कोशिका चक्र का आणविक आधार। ठीक है, देखो बेटा, साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा है कि द इवेंट्स, वो घटनाएं जो डिफरेंट स्टेप्स को कवर करती है माइटोसिस और म्यूसिस में, वो जेनेटिकली कंट्रोल होती है। मतलब हमारा डीएनए इनको कंट्रोल करता है अटके, और ये इनका अध्ययन, इनकी स्टडी जो है वो आणविक स्तर पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे किया गया अटके। याद रखिएगा, सेल साइकिल को समझने के लिए, हालांकि आपके एनसीईआरटी में विस्तार से ये नहीं दे रखा है, लेकिन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए पढ़ना अटके। हालांकि तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भले ही सेल इतना विस्तार से एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है इस पे, वो बनना चाहिए आपको। ठीक है ना बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। तो सेल साइकिल की स्टडी करने के लिए जिन ऑर्गेनिल्स का इस्तेमाल किया गया वो थे ईस्ट। वो क्या थे? वो ईस्ट। नंबर 1 पहला सिंपल सा एमसीक्यू बना, सेल साइकिल के हमें प्रमाण किस किस जीव पर अध्ययन करने से मिले? हमें मिले ये ईस्ट पे स्टडी करने से मिले। ठीक है, 2 तरह की ईस्ट वैरायटी इस्तेमाल की गई, बडिंग ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, और दूसरा फिशन ईस्ट साइजोसैक्रोमाइसिस पॉम्बे, इनका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, ये बेटा थोड़ा सा हायर लेवल पॉइंट से याद रखना, लेकिन आपको के मैंने कहा ना कि एग्जामिनर वहां तक पहुंच चुका है कि वो चेक पॉइंट वगैरह पूछ रहा है, तो अगला स्टेप यही एग्जामिनर का। ठीक है, The molecular events that control the cell cycle are ordered and directional। ध्यान से बात सुनिएगा कि वो कह रहा है आपसे कि जो भी आणविक इवेंट सेल साइकिल के कंट्रोल में भाग लेते हैं, वे सब एक निश्चित क्रम में होते हैं। दे आर इन ए प्रॉपर ऑर्डर, एक क्रम में होते हैं, और उनमें एक डायरेक्शन देखने मिलता है, एक ऑर्डर में होते हैं, और एक निश्चित दिशा में वो काम कर रहे होते हैं के। Each process occurs in a sequential fashion and it is impossible to reverse that cycle। के मतलब ये नॉन रिवर्सिबल है। एक बार आपने एक फेस क्रॉस कर लिया तो आप अपने कोई कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सेल एस फेस से वापस जीवन में पहुंच जाए, या जीवन से वापस एम में उल्टा निकल जाए सेल, ये पॉसिबल नहीं है। G2 से एस में आप वापस पहुंच जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब उल्टी दिशा में सेल साइकिल नहीं चलेगा, हमेशा सही क्रम होगा G1 S G2 और एम फेस। ठीक है, यहां पर 2 की क्लासेस ऑफ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल, 2 तरह के मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई किए गए बेटा, एक है साइक्लिन्स, दूसरे हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, जिनको हम बोलते हैं सीडीके कहते हैं, इनको हम सीडीके कहते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है, और किसने बताया था? कल की क्लास में हमने बात किया था, पिछली क्लास में बात किया था हमने। इसके लिए नोबेल प्राइज 2001 में दिया गया था बेटा, और ये मिला था लीलैंड एच हार्टवेल को, टिम हंट को और पॉल एम नर्स को, क्योंकि इन्होंने बताया था फॉर देयर डिस्कवरीज ऑफ की रेगुलेटर ऑफ द सेल साइकिल। और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि हम लोग सभी लोग कैंसर का इलाज खोजने में लगे हुए हैं, और कैंसर का इलाज तभी संभव है जब हम, ध्यान से बात सुनिएगा, कैंसर का इलाज तभी संभव है जब हम सेल साइकिल को मॉलिक्यूलर लेवल पर समझ जाएं। हमें पता हो कि कोई एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसको हम रोक दें तो सेल साइकिल रुक जाएगा, तो कैंसर सेल का वो मॉलिक्यूल हम रोक सकते हैं, कैंसर सेल को हम कैंसर को आगे बढ़ने से रोक पाएंगे हम। ठीक है, ठीक, तो ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि लीलैंड एच हार्टवेल, आर टिमोथी हंट, पॉल एम नर्स को 2001 में नोबेल प्राइज मिला था, किसके लिए? इन सेंट्रल मॉलिक्यूल साइक्लिन और सीडीके काइनेज की खोज के लिए। ठीक है, दिस सेल साइकिल म्यूटेंट ऑफ ईस्ट वेराइटीज वेर यूज्ड टू डिस्कवर। अब कैसे खोजा इसको हमने? इन्होंने क्या किया? जो भी ईस्ट थे, बडिंग ईस्ट और फिशन ईस्ट, जिनका उन्होंने इस्तेमाल किया था, उनके अंदर इन्होंने म्यूटेशंस किए, जीन्स डीएनए में परिवर्तन किए, और देखा इन्होंने कि डीएनए में कुछ पर्टिकुलर डीएनए में परिवर्तन करने पे
कुछ ऐसे प्रोटीन बनते हैं जिस पर सेल साइकिल रुक जाता है, तब उन्होंने सारे प्रोटीन का स्टडी किया। तो इन्होंने अलग अलग म्यूटेंट वैरायटी का स्टडी किया और उससे म्यूटेशन को प्रोड्यूस किया और उसके इंपैक्ट को समझने की इन्होंने कोशिश की। ठीक है, क्लियर? देखा इन्होंने कि म्यूटेंट जीन ऑफ फिशन इज सीडीसी जीन के, इन्होंने कहा सीडीसी जीन में यदि म्यूटेशन होगा तो सेल साइकिल हॉल्ट कर जाएगा। बडिंग ईस्ट के अंदर कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल सी सीडीसी जीन में म्यूटेशन होगा तो सेल साइकिल रुक जाएगा। तो इन्होंने क्या पाया, इन्होंने पाया कि इन म्यूटेंट्स के अंदर, इन सेल साइकिल म्यूटेंट के अंदर सेल साइकिल स्पेसिफिक पॉइंट पर रुकता है, सेल साइकिल स्पेसिफिक पॉइंट पर रुकता है और इसको चेक पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते चेक पॉइंट? मतलब इन्होंने कहा कि कहीं पर भी सेल साइकिल नहीं रुकता है, सेल साइकिल के लिए जो स्पेसिफिक प्रोटीन है वो किसी एक लेवल पे जाकर वो सेल साइकिल को ब्रेक रोक देते हो। ठीक है, तो ही आइडेंटिफाइड द पॉइंट कि कहां पर सेल साइकिल हॉल्ट करता है, रुकता कहां पर है। ठीक है, याद रखिए इंटरफेज में, क्या बोला मैंने, इंटरफेज में दो मेन चेक पॉइंट होते हैं, एक G1 से S के बीच में चेक पॉइंट होता है और दूसरा G2 से M के बीच में चेक पॉइंट होता है। पूरे सेल साइकिल में, पूरे सेल साइकिल में 3 चेक पॉइंट होते हैं, पूरे सेल साइकिल में देयर आर 3 चेक पॉइंट और ये तीनों चेक पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। 2 चेक पॉइंट इंटरफेज में होते हैं और एक होता है माइटोटिक फेज में होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के आप देखिए, पहले शुरुआत करते हैं हम G1 फेज से। G1 फेज, ये मैंने कहा ये G1 फेज से की शुरुआत की। G1 फेज में क्या देख रहे हो आप? देख रहे हो G1 फेज में आप देख रहे हो कि G1 फेज के आखिर में एक चेक पॉइंट है। यहां पे चेक कर रहे हैं कि डीएनए बराबर है कि नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, डीएनए में कोई डैमेज तो नहीं है। इसके बाद उसको S फेज में भेजेंगे। ठीक है, तो जो G1 फेज के आखिर में एक चेक पॉइंट है, यहां पे डिसाइड करेंगे कि डीएनए को आगे भेजना है रेप्लिकेशन के लिए कि नहीं भेजना है। फिर G2 में एक चेक पॉइंट है, G2 से जब आप G2 से M में जाएंगे तो एक चेक पॉइंट है कि सब कुछ ठीक है ना, सेल को जो कुछ भी चाहिए प्रोटीन बराबर लेवल है, जितना एनर्जी चाहिए बराबर लेवल है, सब कुछ चेक करने के बाद फिर M फेज में भेजेंगे। अब M फेज में एक चेक पॉइंट है जो क्या देख रहा है, वो देख रहा है कि सारे क्रोमोसोम मेटाफेज में न्यूक्लियर स्पिंडल पर अपने आप को अरेंज किए हैं कि नहीं किए हैं, कोई कहीं छूट तो नहीं गया कि कोई क्रोमोसोम जो है वो समोसा खाने निकल गया हो, कोई क्रोमोसोम समोसा खाने निकल गया हो। होते हैं लोग, फ्लाइट में मिलते हैं आपको। ठीक है, ऐसे लोग आपको मिलते हैं, मैं देखता हूं कभी। मैं पहले तो, अभी तो कोरोना के कारण मैं ट्रेवल नहीं कर पाया हूं, मैं तो बहुत जगह ट्रेवल करता रहता हूं, तो एक ना एक सज्जन ऐसा जरूर मिलेगा आपको जो फ्लाइट में दौड़ता हुआ हाँफता हुआ आएगा, लास्ट में सबसे आखिर में आएगा, आके बोलेगा मैंने पकड़ लिया फ्लाइट, पिछली बार तो छूट गया था। अरे भाई तू क्या, टाइम मैनेजमेंट कोई चीज नहीं है इस नाम की, ट्रैफिक बहुत है ये। अरे तुम निकलते घर से उसके अकॉर्डिंग, भाई हम भी तो पहुंचे, हम कर आसमान से टपके आगे कि हम कहीं उड़ते हुए आगे थे, प्लेन पे नहीं करके आगे हम भी तो आए ना, लेकिन वो दौड़ता आएगा आदमी। ये लाइन में मेरा प्लेन निकलने वाला है, मेरा ये जाने वाला, वहां से लाइन में पुलिस वाला बेचारा लेके दौड़ रहा शेयर की, जब चल भाई चल लेना, अनाउंसमेंट नाम का कि मिस्टर लेट लतीफ सिंह आपके लिए आखिरी वार्निंग है, बोर्डिंग जो है क्लोज करने वाले हैं, हो सके तो आ जाइए, दौड़ते हुए हाँफते हुए प्लेन में घुस जाइए। पहुंचेगा आदमी वो, और फिर मालूम क्या है, ऐसे लोग क्या करते हैं, 5-6 बैग लेके चलते हैं, एक यहां टांगा, एक यहां, इसको मारते हुए उसको टपका लगाते हुए के, हाँ। और इनको सीट मिलती है बीच वाली, प्लेन में बीच वाली सीट मिलती है, इधर वो डिस्टर्ब भी सबको करते हैं। बहुत तरह के लोग होते हैं। ट्रेवल कीजिए, आप यात्रा कीजिए, विविध प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, मजेदार लोग आपको मिलेंगे। मैं तो कभी कभी परेशान आता हूं, जैसे मैं कभी ट्रेवल कर रहा हूं ना, तो मैं बाजू में मालूम, अब कोई पूछता है आपसे, कुछ लोग ऐसे थे बात कर रहे कि आप फ्लाइट में है, 1-1.5 घंटे का सफर है, तो चुपचाप नहीं बैठते 1-1.5 घंटा, वो उन्हें बात करना है। तो मैं जनरली ऑयल सीट लेता हूं, चुप बाहर निकलने वाली कॉर्नर में, विंडो सीट कम प्रेफर करता हूं। ठीक है, कहां जा रहे हैं आप? पता है कि ये प्लेन मुंबई से भोपाल जाएगा, चलो मैं भोपाल गया मान लो, ठीक है, घर है मेरा, इसलिए मैं चाहता रहता हूं कई बात के, तो भोपाल विदिशा, तो भोपाल गया, वो प्लेन, वो फ्लाइट जो है भोपाल से, मुंबई से भोपाल जाएगी और फिर भोपाल से फिर मुंबई जाएगी, ऐसी फ्लाइट है 2-4 के। कहां जा रहे हैं? मन तो करता लंदन बोल दूं इनको कि लंदन जा रहा हूं, चल रहा साथ में क्या?
चलो ठीक है, भोपाल जा रहे हैं, आप भी जहां जा रहे हैं वहीं जा रहे हैं, ठीक है। क्या करते हैं आप? डॉक्टर हो। किस चीज के डॉक्टर हैं आप? डायबिटीज का। अब आई कहानी, मेरे फूफा जी हैं, उनको ये हुआ था, उनको वो हुआ था, इनको ये हुआ था। अब आप सुनते रहो बैठ के उसकी कहानी के, मतलब फिर कहानी सुनाएगा आदमी लंबी चौड़ी, 10 चीजें पूछेगा, फिर आपको ज्ञान भी देगा। अरे वो जड़ी बूटी जो है ना, वो मिलती है अपने हिमालय के पास, एक गांव है, गांव में एक पेड़ है, पेड़ के नीचे जो है वो गड्ढा है, गड्ढे को खोदोगे वहां पे जड़ी बूटी मिलेगी, उसको घिस के पी लोगे तो जड़ से खत्म डायबिटीज। इतने साल पढ़ने के बावजूद मैं बोलता हूं बीमारी को खत्म नहीं कर सकते हैं हम लोग, केवल कंट्रोल कर सकते हैं। वो ज्ञानी आदमी बगैर डिग्री लिए, बगैर कुछ किए, खोज करके ले आया जड़ी बूटी की। मिलेंगे बहुत तेरे लोग। चलो अभी कहां वापस जाए, वापस लुट के आते हैं यार, मतलब कभी कभी निकल जाती। तो अभी मैंने क्या कहा आपसे कि फाइनल चेकिंग सब कुछ ठीक ठाक है ना, सारे क्रोमोसोम अरेंज हो गए कि नहीं हो गए। पता चला कोई बाहर घूमने निकल लिया कि हम नहीं आ रहे, बच्चे उतने गुस्सा के थे, हम मुझे नहीं जाना, ठीक है। एक क्रोमोसोम ने बोला तुम सब न्यूक्लियस स्पिंडल अरेंज कर रहे हो, मुझे नहीं जाना। ऐसा नहीं हो सकता है, काइनेटोकोर से पकड़ के खींचेगा, आप आना पड़ेगा यहाँ पे, लाइन से अरेंज कर दिया, कोई छूट तो नहीं गया कहीं पे। वो सारी चेकिंग होती है फिर इस चेक पॉइंट पे, और फिर इसको जो है वो खींच लेते हैं, सेंटर में डिवाइड करता है, पोल पे पहुंच जाता है, नया न्यूक्लियस बन जाता है, काम खत्म, ठीक है। ठीक, अब देखिए आपके पास पूरे सेल साइकिल में 3 चेक पॉइंट्स आपके पास के। पहला चेक पॉइंट जो है वो कहां है आपका, वो है G1 से S के बीच में के। दूसरा चेक पॉइंट कहां पर है आपका, वो है आपका जो है वो G2 से M के बीच में। और तीसरा चेक पॉइंट कहां है, वो माइटोसिस के आपको अंदर मिलेगा आपको, ठीक है। देखते हैं, चलिए ये वाला स्क्रीनशॉट लेना बेटा, इसका इंपॉर्टेंट है कि या सबसे अच्छा तो ये यार तुम आलस मत करा करो, है ना, मैं कुछ दिखाता हूं ना, इसको बना लो, नोट कर लो, ठीक है। आप भले अभी स्क्रीनशॉट ले लो उसका, लेकिन बाद में अपनी कॉपी में, आपकी कॉपी के अंदर ये होना चाहिए बेटा, क्योंकि ये एग्जाम में आ रहा है आजकल, ये एग्जाम में इसको आजकल पूछ रहे हैं, ठीक है। तो क्या देखा आपने, G1 फेज में क्या चेक करते हैं, न्यूट्रिएंट का लेवल बराबर है कि नहीं है, ग्रोथ फैक्टर बराबर है कि नहीं है, डीएनए डैमेज तो नहीं है। जब सब कुछ ठीक ठाक होगा तो आगे भेजेंगे हम एस फेज में, एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट हो गया। G2 फेज से एम फेज में भेजने के पहले कि सेल का साइज प्रॉपर तो है ना, डीएनए का रेप्लिकेशन प्रॉपर हो चुका है कि नहीं हो चुका है, कि कहीं छोड़ दिया डीएनए का कोई हिस्सा रेप्लिकेट ना हो पाया तो कर लो भैया उसको भी, ठीक है। तो ये G2 में चेक हुआ, ठीक है। फिर एम फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम पर बराबर स्पिंडल अरेंज हुए कि नहीं हुए, इक्वेटर पे क्रोमोसोम अरेंज हुआ है कि नहीं हुआ, वो एम फेज के अंदर वो चेक होता है। मेटाफेज चेक पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मेटाफेज एक होता है। तो ये जो होता है ना बेटा, ये वाला चेक पॉइंट होता है G1S चेक पॉइंट, ठीक है। ये होता है G2M चेक पॉइंट, और ये होता है मेटाफेज टू एनाफेज चेक पॉइंट, ठीक है। क्लियर, याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है। और ये अब आप देखना, पुराने सालों के पेपर उठा के देखना, आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। अब आप में से कई बच्चे मुझसे कई बार बोले हैं, सर कौन सी बुक लगा लूं। मैं कितनी बार बोला हूं बेटा, सिंगेज का लगा ले तुम, दिनेश का लगा लो, प्रदीप का लगा लो, ट्रूमेंस का लगा लो, सेल्फ स्कोरर लगा लो, ठीक है ना। आपका डॉक्टर अली का बुक आता है, वो हालांकि उसमें बहुत क्वेश्चन दे रखे उन्होंने अपने बनाए हुए, वो भी अच्छा किताब के। आप चाहे जो है ना, आप चाहे आप जो है उसका क्या बोलते हैं, अपना पियर्सन का बुक लगा लें आप, या विलिस का बुक लगा, अरे जो किताब तुम्हें अच्छी लगे वो लगा लो तुम, ठीक है, रेफरेंस बुक केवल। लेकिन बायोमेंटर्स के डीपीएस लगा रहे हैं आप, तो मतलब आपको कोई किताब लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको केवल आप क्वेश्चन लगाए, रोज ईमानदारी के साथ डीपीएस सॉल्व कीजिए, रोज आप हर वीक आपके टेस्ट को दीजिए, आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके पास ना हो, हर क्वेश्चन आप कर चुके होंगे, ठीक है भाई। हमारे पास देखो, हम ऐसा नहीं है कि हम कोई आईएमपी दे देंगे, कोई जादू कर देंगे। हमारा यकीन केवल एक बात में, कठोर मेहनत करने पर हम परिणाम को अपने अनुसार मोड़ लेंगे। इस शिद्दत से मेहनत करेंगे, इस शिद्दत से मेहनत करेंगे कि ऊपर वाले को पूछना पड़ेगा आके कि चाहता क्या है। रैंक एक AIR 1 ही होती, 1 के ऊपर क्या माइनस में ऊपर निकल के 0 कहां जाएगा भाई, है ना। अब 1 से ऊपर कहां पहुंचा दूं तेरे को मैं, ऊपर वाला भी आके पूछेगा भाई हाँ हो गया यार, ठीक है 1 चाहिए ना, हाँ मिलेगा 1, चल मेहनत, इतना मेहनत करना है कि रिजल्ट केवल एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाए। हाँ ठीक है यार 1 ही आना है, क्योंकि फोड़ के आए हैं पूरा। यार इस लेवल का कॉन्फिडेंस रखोगे ना
तो बात बनेगी। खुद ही अंदर से नहीं बनेगा। अब पढ़ने बैठे, मेरा तो नहीं होगा। अब पढ़ने बैठे, बहुत कठिन होता है, पढ़ने बैठे नहीं हो पाएगा। पढ़ने बैठे, तुम तो गधे हो। अब तुम अपने आप को बोलोगे ऐसा, तो कैसे परिणाम अच्छा मिलेगा, कैसे पढ़ने में मन लगेगा? अरे अपने आप को बोलो, सीना ठोक के बोलो ऑल इज वेल, फोड़ के आएंगे एग्जाम में, फोड़ कराएंगे। ठीक है? और लोग कहते हैं ना कि पहले नहीं हुआ। अरे हम दिखाएंगे क्या नहीं हुआ पहले। जो पहले नहीं हुआ ना, वो चमत्कार अब करके दिखाएंगे हम। ठीक है? मतलब जो अभी तक नहीं घटा है ना, वो घटाकर दिखाएंगे। क्या तुम जो हमको चूका हुआ मान रहे थे ना, एक दिन अपने बेटे को मिसाल दोगे हमारी कि देखो पप्पू को, गुड्डू को देखो, पढ़ता करता था, दिखता ऐसे घूमता था, फिर पढ़ना शुरू किया। 1 साल देखो कमरे में बैठ के पढ़ता रहा। कितनी अच्छी रैंक आई इसकी, सब पूरा शहर में अखबार में खबर छपी उसके नाम की। 10 तो कोचिंग वाले भी आ गए उसके घर के बाहर। गुड्डू जी आप फॉर्म भर दो हमारा, कि आप हमसे पढ़े थे, फोटो लगा दो। अरे कुछ नहीं, ऐसे ही भर दो कि डीएलपी पढ़े थे, लिख देंगे डीएलपी कोर्स से पढ़ा था। दूसरा आ गया, गुड्डू जी सूटकेस आपका है, ये क्या है सूटकेस में? अरे रख लो, पूछो मत, फॉर्म भर दो डीएलपी का। गुड्डू बन गए रातों रात स्टार, हर कोचिंग के स्टार बन गए गुड्डू। गुड्डू के फोटो कभी ऐसे छपा फोटो, कभी ऐसे फोटो खिंचा, कभी ऐसे फोटो खिंचा के, तो गुड्डू तो बन गए स्टार। कैसे? मेहनत करके एक साथ। ठीक है? हाँ हम नहीं पहुंचेंगे, हमको बताना पड़ेगा तुमको, तुम निकल गए। ठीक है ना? ये मत सोचना कि हम भी पहुंच जाएंगे पीछे के। हम रिवॉर्ड देंगे, जरूर रिवॉर्ड देंगे, लेकिन आपको हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अभी सुनो बात, मुद्दे पे आते हैं ना, कि आपको अपने अंदर तो बेटा भरोसा रखना पड़ेगा। क्योंकि देखो दुनिया में कोई भी आदमी आप पर भरोसा तभी करेगा जब आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे। यदि आपका खुद का भरोसा अंदर से हिल रहा है, तो सामने वाला आदमी क्या करेगा? वो देखिएगा अच्छा हिल रहा है, थोड़ा धक्का और लगा के आता हूं, थोड़ा और हिलने लगा। तीसरा आएगा, अरे हिला, क्या करके आया तू? उसका कॉन्फिडेंस हिला के आया हूं। तीसरा आएगा और हिलाएगा। लेकिन जब वो देखेगा चट्टान के समान खड़ा है अंत से आदमी, अरे वो तो हिलता ही नहीं यार, टस से मस नहीं होता, वो लगा है, वो जुनून है, वो तो मेहनत में लगा हुआ है लगातार वो। और क्या होगा एक दिन? वही सारे लोग बोलेंगे गजब भाई, तू तो मेरे दिल के करीब है। ठीक है? समझ गए ना? ठीक है? रिश्तेदार बोलेंगे एक दिन, बेटा हो तो तेरे जैसा भी है। ठीक, चलो अभी का वापस तुम बातों में लगा लेते हो मेरे को बहुत सारी। ठीक है? तो अभी हम समझ गए ये बात, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है? The machinery for cell cycle control is also identified in Aspergillus में देखा हमने इसको, फ्रॉग में भी देख चुके हैं इसको हम, ड्रोसोफिला में देख चुके हैं इसको हम, मेंबल्स में स्टडी कर चुके हैं। हाँ ये सच है, देख चुके हैं इसको हम। ठीक है? विथ इन दी सेल्स there are devices which ensure that the cell is not driven into the division before DNA is complete। के मतलब बकायदा चेक किया जाता है कि जब तक डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट ना हो गया हो, सेल को हम आगे सेल साइकिल में नहीं भेजते हैं। तो प्रॉपर्ली इसको हम चेक कर लेते हैं। के ऑल्सो कंट्रोल दैट द एनाफेज डज नॉट बिगिन बिफोर द प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। मैंने कहा ना, ये क्या हो गया? M2A मेटाफेज टू एनाफेज चेक पॉइंट हो गया। के ये क्या हो गया? ये G2M कि जब तक डीएनए सिंथेसिस कंप्लीट ना हो जाए सेल आगे नहीं बढ़ेगा। के ये वो वाला चेक पॉइंट हो गया। ठीक है ना? ठीक, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सेल में एक कंट्रोल सिस्टम होता है, एक नियंत्रण प्रणाली होती है। हम कह सकते हैं कि यहां पे ब्रेक लगते हैं, फीडबैक होता है। ब्रेक का मतलब है सेल साइकिल को रोक दो आप चेक पॉइंट पे। फीडबैक सिग्नल का मतलब है कि यदि मान लो कोई काम, प्रोटीन नहीं बन पाया प्रॉपर, डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपर नहीं पाया, तो रोक दो, थोड़ा स्लो कर दो, स्लो इवेंट को स्लो कर दो। तो फीडबैक में स्लो कर देते हैं, ब्रेक में रोक देते हैं इवेंट को हम। ठीक है ना? तो इसका मतलब, अब वापस पॉइंट पे आते हैं। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस और साइक्लिन ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो सेल साइकिल का कंट्रोल करते हैं, जो कोशिका चक्र का नियंत्रण करते हैं। दे आर दी मॉलिक्यूल दैट कंट्रोल दी सेल साइकिल, जो सेल साइकिल का कंट्रोल करते हैं। बेटा कौन से? साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस।
क्लियर? ठीक है, देखिए, और ये इतना आसान नहीं है। आपको लग रहा है ना कि सर ने बोला कि ऐसा होगा एक प्रोटीन, नहीं, दिस इज एक पूरा का पूरा एक कॉकटेल, एक पूरा का पूरा एक नेटवर्क होता है, यानी बकायदा एक नेटवर्क होता है, एक पूरा क्रम होता है जिसके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस काम करती है। आप देखिए नेक्स्ट क्लास में क्या बात करेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि जो सेल साइकिल का जो मॉलिक्यूलर कंट्रोल है ना, इस मॉलिक्यूलर कंट्रोल का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्या कोई ऐसी भी डिवाइस हमारे पास है जो डीएनए को प्रॉपर चेक करती हो? कौन चेक करता है? कौन यहां पर वॉचमैन के समान काम करता है? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट है। हम देखेंगे कि कैसे जो है, और इसको समझने के बाद ही कैंसर का इलाज मिल पाएगा हमको। और अभी इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे रिसेंट में नोबेल प्राइज इन्हीं चीजों के ऊपर मिले हैं। ठीक है, तो चलिए, मतलब यहां पर अभी आपको, आप जो एनसीईआरटी है ना बेटा, हम 100% कवर कर रहे हैं। अभी आपको मैंने पहले भी कहा है कि एजुकेशन जब हम पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे होते ना, तो तैयारी करने के लिए पढ़ते हैं तो पढ़ने का मन करना चाहिए। ज्ञान को हमें ऐसा लगे कि हमें और जानना है, वो कौतूहल अंदर आना चाहिए। और यदि आपके अंदर वो उत्साह नहीं है ना बेटा, तो फिर बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, क्योंकि नहीं पढ़ पाएंगे इतना। फिर हम इतना पढ़ने के लिए तो हमको जो है अंदर से, दिमाग के अंदर से जो है तरंगे उठना चाहिए कि हाँ पढ़ना है, जानना है सर, और पढ़ने का मजा लो बेटा। क्या लेना है? पढ़ने का मजा लेना है। और बीच में जो कई सारी बातें करता हूं, कई बच्चों को, मैंने कुछ बच्चे ऐसे जिनको ऑब्जेक्शन रहता है, सर लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है, आप बात करते हैं। देखो बेटा, मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि शिक्षा जो होती है ना, एजुकेशन, यहां पे मैं केवल बांचने के लिए नहीं हूं कंटेंट को, शिक्षा समग्र होती है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में होती है। तो मैं चाहता हूं कई सारी अच्छी चीजों को आप सीखें। कई बातें मैं मजाक में बोलता हूं, उन बातों को जो लगता है जो अनोइंग है, उन चीजों को हमें भी अवॉइड करना चाहिए। अच्छी बातों को हमें सीखना चाहिए। ठीक है, और ये एक मजेदार प्रक्रिया है, तो इसको मोनोटोनस नहीं होने देना हमको। हमें अलग अलग एग्जांपल से इसको सीखना है हमको। ठीक है, और शिक्षा ऐसी होना चाहिए जो आपकी आत्मा तक जाके टच करे, उसको जो सोल को टच करे। अगले लेक्चर का आप इंतजार करें, उसको बोझ ना समझें आप, तो मजा है पढ़ने का। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.